तो भाइयों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी हिंदी का पहला चैप्टर। हाँ, आपके हिंदी दिगंत भाग 2 के गद्य खंड से आज हमने पहला चैप्टर उठाया है, जिसका नाम है बातचीत। गद्य खंड को हम शुरू कर रहे हैं और उसके पहले चैप्टर को हम आज करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बातचीत। बातचीत को हमारे इस महान लेखक ने लिखा है, जिनका नाम है बालकृष्ण भट्ट। तो हम इस चैप्टर को दरअसल ऐसे पढ़ते हैं, पहले हम लेखक साहब का परिचय ले लेते हैं, फिर उसके बाद से हम पाठ को शुरू करेंगे। और लेखक साहब के भी परिचय को हम 2 खंडों में पढ़कर देखते हैं। पहला इनके जीवन से परिचय ले लेते हैं और दूसरा इनके लेखन यानी इनके काव्य का परिचय लेते हैं कि ये किस तरह के लेखन किया करते थे, किस तरह के साहित्य को ये लिखते थे। आइए देखते हैं पहले इनके जीवन के बारे में। लेखक साहब का पूरा नाम है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट और जन्म हुआ है इनका 23 जून 1844 में। 23 जून 1844 में लेखक साहब का जन्म हुआ है। इनकी मृत्यु का समय है 20 जुलाई 1914। अच्छा, कहाँ रहते थे ये, घर कहाँ था इनका? तो इनका घर था इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज कर दिया हमारे परम पूज्य योगी जी ने। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश रहा है, जो अब हो चुका है प्रयागराज उत्तर प्रदेश। अब इनकी माता जी के बारे में देखते हैं। माता जी का नाम है पार्वती देवी और माता जी बहुत ही पढ़ी लिखी महिला थी, सुसंस्कृत महिला थी, पढ़ी लिखी महिला थी, संस्कारों से परिपूर्ण महिला थी। और माता जी ने ही बालकृष्ण भट्ट जी के मन में बचपन से पढ़ने की रुचि जगाई। और पिताजी थे इनके एक व्यापारी, नाम था उनका बेनी प्रसाद भट्ट। जी हाँ, जो बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी थे उनका नाम था बेनी प्रसाद भट्ट और जो माता जी थी वो थी पार्वती देवी। बेनी प्रसाद भट्ट जी एक व्यापारी थे, व्यापार करते थे, जबकि माता जी जो रही वो एक घरेलू महिला थी, घर में ही रहती थी, लेकिन बड़ी संस्कारों से परिपूर्ण थी। उन्होंने ही बचपन से बालकृष्ण भट्ट के मन में पढ़ने की लालसा, पढ़ने की रुचि जगाई है। और देखते हैं भाई साहब, बालकृष्ण भट्ट हमारे शिक्षा में कहाँ कहाँ तक पढ़ाई किए हुए हैं, कहाँ कहाँ तक इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। तो प्रारंभ में यानी शुरुआत में जब ये छोटे रहे हैं तब इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया है, तब से ही इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया है। लेकिन आगे चलकर ये आगे के बारे में पूरा वैसे इनके शिक्षा के बारे में बताया नहीं गया है, लेकिन शुरुआत में इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया हुआ है। और उसके बाद ये सीधा 1867 में जाते हैं प्रयाग मिशन स्कूल में, एंट्रेंस की परीक्षा देते हैं। और यहाँ एंट्रेंस की परीक्षा दरअसल ये पढ़ाने के लिए देते हैं, एज ए टीचर जब अपना इंटरव्यू देते हैं वहां पर एंट्रेंस कॉलेज में या पहले प्रयाग मिशन स्कूल में, जब ये जाकर एज ए टीचर नियुक्त होने के लिए टेस्ट देते हैं। वृत्ति, वृत्ति का मतलब होता है पालन पोषण या कमाने धमाना, कमाना धमाना कर सकते हो आप। पालन पोषण के लिए हमारे लेखक साहब क्या करते थे, तो इन्होंने अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए 1867 में जाकर एंट्रेंस परीक्षा दी है, लेकिन 1869 में इन्होंने जाकर इस प्रयाग मिशन स्कूल को ज्वाइन किया है। क्या करने के लिए? पढ़ाने के लिए। और पढ़ाए हैं लगातार यहाँ 6 साल 1875 तक। फिर उसके बाद से 10 साल यानी 1875 से लेके 1888 तक, सॉरी 88 नहीं है 85 तक, 1875 से लेकर 1885 तक पूरा 10 साल इन्होंने फिर पढ़ाया नहीं कहीं, लेखनी पर ज्यादा ध्यान दिया, अपने लेखन पर सक्रिय रहे। लेकिन फिर कुछ हालात खराब हुए घर के, जो 1885 में ये गए पढ़ाने, लेकिन इस बार अब ये प्रयाग मिशन स्कूल में नहीं गए थे, बल्कि इस बार इस दूसरे स्कूल में गए हुए थे, जिसका नाम था CAV स्कूल। ये CAV स्कूल में गए थे और चूंकि बचपन से इन्होंने संस्कृत पढ़ाई की थी, तो यहाँ भी जाकर ये संस्कृत पढ़ाना शुरू करते हैं। यहाँ ये पढ़ाते हैं 1885 से 1888 तक, यानी 3 साल। फिर उसके बाद से 1888 में ये दूसरे कॉलेज में जाकर ज्वाइन करते हैं। उस कॉलेज का नाम था कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज। कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में जाकर ये पढ़ाने का काम करते हैं। वहां ये अध्यापक रूप में नियुक्त हुए हैं। फिर उसके बाद से वहां पर कुछ दिन जब पढ़ाया उन्होंने, तो ऐसा था कि वो बहुत तनाव में रहते थे, बहुत तनावग्रस्त रहते थे, बहुत मेंटली रूप से ये परेशान रहते थे, हमेशा उग्र स्वभाव के हो गए थे, चिड़चिड़े हो गए थे, जिस वजह से इन्होंने पढ़ाना वहां छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी। और उसके बाद से पूरा का पूरा जीवन इन्होंने अपने लेखन कार्य में ही लगाया। अच्छा, क्यों उग्र हो गए थे, क्यों परेशान हो गए थे, आखिर वो क्या चीज थी जो लेखक साहब को बहुत ही ज्यादा तनाव में रखती थी? तो वो था उनका घरेलू कलह, घरेलू मसला। ऐसा हुआ कि जब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई
तो पिताजी के मरने के बाद जो पैतृक व्यापार था, यानी इनके पिताजी जो व्यापार करते थे, इनके घर वाले, इनके पटीदार, इनके खानदान में जितने लोग थे, सब लोग उस व्यापार पर अपना हक जमाने लगे, जिसके वजह से गृह कलेश हुआ, गृह कलह हुआ, घर में लड़ाई झगड़ा हमेशा रहता था, किचकिच पिचपिच हमेशा रहता था। इस वजह से ये इन्होंने अपना घर ही छोड़ दिया। ये घर छोड़ दिए। अब घर छोड़ दिए तो भाई साहब और भी ज्यादा आर्थिक संकट आई। घर छोड़ दिया, आर्थिक संकट आई, बहुत परेशानी झेला, स्कूल वगैरह में पढ़ाया, मेंटली परेशान रहते थे, फिर स्कूल भी छोड़ दिया और बाकी का पूरा जीवन इन्होंने साहित्य को समर्पित कर दिया। इनके जीवन में कृष्ण की भांति, हाँ जी, इनके जीवन में कृष्ण की भांति एक लेखक साहब आते हैं जो इनको बहुत सपोर्ट करते हैं, यहाँ तक कि इनको लिखने में भी मदद करते हैं, और वो है हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इनकी बड़ी मदद की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ही प्रेरणा से इन्होंने एक हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से, हिंदी वर्धनी सभा ये दरअसल प्रयागराज में एक संस्था थी, एक ऑर्गेनाइजेशन था। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने प्रेरित किया, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बाल कृष्ण भट्ट का हौसला अफजाई किया, इन्हें प्रेरित किया कि आप एक मासिक पत्रिका निकालिए। तो इनके कहने पर, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के कहने पर बालकृष्ण भट्ट ने एक मासिक पत्रिका निकालनी शुरू की, जिसका नाम था हिंदी प्रदीप। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हिंदी प्रदीप। 1877 में इन्होंने ये शुरू किया था हिंदी प्रदीप, और 33 वर्षों तक चलाते रहे हैं। 1877 में शुरू किया है और पूरे के पूरे 33 वर्षों तक इन्होंने हिंदी प्रदीप को लिखा है। किनकी प्रेरणा से शुरू किया था भाई? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की प्रेरणा से शुरू किया था। और कहां से, किस संस्था की ओर से लिखते थे? तो हिंदी वर्धनी संस्थान प्रयागराज में थी, उस संस्था की ओर से ये लिखा करते थे। आगे देखते हैं। नियमित रूप से इन्होंने हिंदी प्रदीप में सामाजिक मुद्दे को उठाया है, साहित्यिक मुद्दे को उठाया है, नैतिक मुद्दे को उठाया, और साथ ही साथ राजनीतिक विषयों पर भी निबंध लिखा है। हिंदी प्रदीप जो पत्रिका रही है, उस हिंदी प्रदीप पत्रिका में उन्होंने इन सारे विषय वस्तु पर हमेशा ही निबंध लिखा है। 1881 की बात करते हैं तो 1881 में इन्होंने कई सारे वेद, अब हमारे पास 4 वेद हैं आपको मालूम है, तो इन वेदों को इन्होंने युक्तिपूर्ण समीक्षा की, यानी वेदों में जो भी चीजें इन्हें अनुचित लगी उस बारे में इन्होंने सामने वाले को बताया, उस बारे में उन्होंने दुनिया वालों को बताया, ये चीज मुझे ठीक नहीं लगती है वेद में, कि इसमें क्या गलती है, इस बारे में इन्होंने अध्ययन किया था। 1886 में लाला श्रीनिवास दास जी ने लिखा संयोगिता स्वयंवर। ध्यान रखिएगा, ये भी समकालीन लेखक ही थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, ये लोग एक ही समय के लेखक रहे हैं, और ये सभी लोग जुड़े हुए थे हिंदी वर्धनी सभा से, इस संस्था से, हिंदी वर्धनी सभा से ये सभी लोग जुड़े हुए थे। तो लाला श्रीनिवास दास जी जो थे, इन्होंने 1886 में एक निबंध लिखा जिसका नाम था संयोगिता स्वयंवर। अब ये निबंध हो सकता है, कहानी हो सकता है, संयोगिता स्वयंवर लिखा। इसकी खूब आलोचना की हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने संयोगिता स्वयंवर की आलोचना करी और इन्होंने खुद दमयंती स्वयंवर लिख दिया। संयोगिता स्वयंवर की आलोचना करी और उसमें जो कमी थी उसको इन्होंने दमयंती स्वयंवर नाम से लिखा, या उसको हम लोग नल दमयंती भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, जब भाई साहब हमारे यानी बालकृष्ण भट्ट जी अपने जीवन के अंतिम समय को जी रहे थे, तब एक और साहब जिनका नाम था श्याम सुंदर दास जी, ये भी इसी से जुड़े हुए थे, हिंदी वर्धनी सभा से। इन्होंने एक डिक्शनरी लिखने के लिए, हिंदी के शब्दकोश लिखने के लिए आमंत्रित किया बालकृष्ण भट्ट जी को कि आइए हम लोग साथ में मिलकर शब्दकोश लिखते हैं। लेकिन श्याम सुंदर दास जी ने पता नहीं कैसा व्यवहार किया, बालकृष्ण भट्ट को उनका व्यवहार जमा नहीं और उन्होंने ये कार्य को अधूरा ही छोड़ दिया और छोड़कर चले आए। इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो हमारे बालकृष्ण भट्ट जी ने बहुत सारी रचनाएं की हैं। अगर इनके उपन्यास को देखें तो बालकृष्ण भट्ट ने रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का भाव, ये सभी उपन्यास लिखे हुए हैं। उपन्यास मतलब बहुत बड़ी लंबी कहानी, ये सभी लिखे हुए हैं हमारे बालकृष्ण भट्ट जी। इसके अलावा नाटक के बात करें तो भाई साहब इन्होंने पद्मावती नाटक लिखा है, कृतार्जुनीय नाटक लिखा, वैणिक संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती, ये सब नाटक है, ये सब नाटक है। जितने भी आप यहाँ देख रहे हो ये सब का सब नाटक है, जिसे हमारे
बाल कृष्ण भट्ट साहब ने लिखा हुआ है। ये सब वो नाटक है। अगर प्रहसन की बात करें, प्रहसन बोले तो जोक, जोक जिसे हम जोक कहते हैं आम भाषा में, तो जोक की बात करें, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन, ये सारे इन्होंने लिखा हुआ है जोक वगैरह। अब इनके बारे में विशेष बात क्या याद रखने वाली है कि भाई साहब इन्होंने 1000 से भी ज्यादा निबंध लिखे हुए और इन सारे निबंधों को एक जगह संकलित किया गया और नाम दिया गया है भट्ट निबंध माला, भट्ट निबंध माला। और इनमें से जो भट्ट निबंध माला है उनमें से 100 ऐसे निबंध है जो बहुत ज्यादा फेमस रहे हैं और उन्हीं में से एक निबंध हमारे सामने प्रस्तुत है, बातचीत। ये भट्ट निबंध माला से ही लिया गया है। 1000 से भी ज्यादा निबंध लिखे हैं और इन निबंधों में से ये निबंध इतने बड़े थे कि इन्हें 2 खंडों में करके प्रकाशित किया गया। तो ये रहा हमारे बाल कृष्ण भट्ट जी का जीवन परिचय। अब यहां से हम शुरू करने जा रहे हैं उनके साहित्य परिचय को। अच्छा, इसमें कौन कौन सा लाइन हाईलाइट किया था वो आप ध्यान दे लो। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि जन्म कब हुआ, तो 23 जून 1844 को। मृत्यु कब हुई थी, तो 20 जुलाई 1914 को। कहाँ हुई, तो इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश। इनके माता जी का नाम पार्वती देवी, पिताजी बेनी प्रसाद जी। पिताजी क्या थे, एक व्यापारी थे। शुरुआत में ये क्या पढ़े थे, तो संस्कृत। कहाँ पढ़ाने गए थे पहली बार, तो प्रयाग मिशन स्कूल में। कब, तो 1869 में। कब तक पढ़ाए, 75 तक। फिर दूसरे स्कूल में 1885 से कब, 1888 तक। और फिर 1888 में तीसरा स्कूल ज्वाइन किया। दरअसल वो स्कूल नहीं था, एक कॉलेज था, जहां पर मानसिक हालात ठीक ना होने की वजह से इन्होंने वो छोड़ दिया हुआ। बाद में हिंदी वर्धनी सभा से जुड़े और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के कहने पर इन्होंने पत्रिका निकालनी शुरू की जिसका नाम था हिंदी प्रदीप। 33 वर्षों तक चलाया है ये ऑब्जेक्टिव। सब ये सारा ऑब्जेक्टिव का ही क्वेश्चन मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। 33 वर्षों तक इन्होंने ये चलाया हुआ है। 1000 से भी ज्यादा निबंध लिखा हुआ है, जिसमें से 100 निबंध तो बहुत ही ज्यादा महत्व रखते हैं। उनमें से एक ये भी है बातचीत। ये निबंध माला को, इनके जो 1000 निबंध है, इन सबको निबंध माला में संकलित किया गया, भट्ट निबंध माला में, और जिसको 2 हिस्सों में प्रकाशित किया गया है। तो ये रहा इनका जीवन परिचय। अब अगले भाग में हम देखने वाले हैं इनका लेखन।